सो हेलो एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जो जो एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जाके अपने रिजल्ट को लेटेस्ट वेबसाइट पे ssc.gov.in पे चेकआउट करो। जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है, जिनको जॉब पोस्ट ऑफर हो रही है, तो सबसे पहले उन सभी को बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड विश यू द लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी की दूसरी साइड की बात करें कि देखो भाई, एग्जाम में किसी का सिलेक्शन होता है तो रिजेक्शन भी होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 2023 जा चुका है और एसएससी का नया कैलेंडर आ चुका है, तो अब आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो उसमें आप बिल्कुल झंडे गाड़ो और बड़े मन से तैयारी करो और बाकी चीजें भूल जाओ। ठीक है, अब वो चीज अपने हाथ में नहीं था तो उसको भूल जाओ और जो हाथ में है उस पर मेहनत करो। तो सीएचएसएल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास आपके लिए। लाइक सीएचएसएल 2023 के मेंस में मैं भी अपीयर हुआ था और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स बने थे। लाइक मैं मार्क्स की बात बताऊं तो 313 नंबर बने थे मेंस में आउट ऑफ 360 एंड प्री में मेरे 168 थे आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो डिसेंट मार्क्स ही थे। बट जब फाइनल रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट चेक करता हूँ, तो मेरा उस लिस्ट से नाम गायब होता है। और जब मुझे पता चलता है कि 313 नंबर पे क्या रैंक बनी, तो मुझे पता चलता है नियर अबाउट 68 मार्क्स, 68 रैंक लगभग बनी। तो क्या ऐसी चीज हुई कि इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अंडर 100 जो कि रैंक एक्सपेक्टेड था सीएचएसएल में मेरा, वो नहीं आता। तो उसके पीछे मेरी एक छोटी सी गलती थी और गलती कहीं ना कहीं मैंने जानबूझ के की थी। तो क्या गलती थी मैं भी आपको आगे बताता हूँ और आप खुद बताएंगे ये गलती जस्टिफाइबल थी या नहीं थी। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। आई एम शिवेंद्र पांडे एंड करेंटली आई एम सेलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर फ्रॉम सीजीएल 2023। तो 2023 से जो मुझे जॉब ऑफर हुई वो मैं ज्वाइन कर चुका हूँ और डिपार्टमेंट में और करेंटली ऑफिस जा रहा हूँ। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने बीटेक की थी और इंजीनियरिंग अपनी 2023 में खत्म की। और इसी के पहले मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एक पोस्ट होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वो भी मैंने क्लियर की। और मैं प्रिपरेशन जर्नी की बात की जाए तो मैं किसी कोचिंग से या किसी टीचर के पेड कोर्स मैंने नहीं लिए। मैंने अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे कैसे किन किन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की जानी चाहिए और एग्जाम को मैंने क्रैक किया। तो और रही बात इसकी, तो 5-6 महीने में मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट ये है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, चीजें मेरे लिए थोड़ा आसान एंड पे आ गई मैथ्स और रीजनिंग में। और इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छे एंड पे पहले से थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से। तो मेरा जो 5-6 महीने का मेन काम था वो गया पूरा ही टाइम मेरा जीएस पढ़ने में और पूरा मॉक टेस्ट देने में। तो इसलिए मेरे लिए चीज आसान थी। और अगर आप एक बिगिनर हो और आप जीरो से शुरू करते हो तो आपको 7 से 8 महीने सिलेबस खत्म करने में और 3-4 महीने मॉक टेस्ट देने में, तो 1 साल समय मिनिमम लेके चलो अगर आपको एक अच्छी पोस्ट लेनी। तो ये रही हमारी प्रिपरेशन जर्नी। तो इसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा था आपके सामने की, जो मेरी गलती थी जिसकी वजह से एक अच्छी रैंक मेरे हाथ से निकल गई। कॉज अगर मेरी 100 रैंक अंडर 100 रैंक आती तो अब बात मान के चलो कि एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती। तो क्या थी, तो एक्चुअली बात ये थी कि जब सीजीएल से मुझे एक अच्छी पोस्ट ऑफर हो चुकी थी, तो क्या मेरे लिए जरूरी था एसएससी सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना? क्योंकि अगर मैं सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरता और मुझे एक पोस्ट अलॉट हो जाती, तो वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाती। और आप लोगों को पता है कि सीजीएल की जो भी सीट्स हैं वो सीएचएसएल से काफी ऊपर है और वैल्यूएबल। तो अगर गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑलरेडी जॉब दे रखी है, तो मैं एक टाइटल के लिए, एक टैग के लिए कि अंडर 100 रैंक, अंडर 50 रैंक ऐसी आ जाए और अपनी मार्केटिंग करूँ और पब्लिसिटी करूँ, इसके लिए फिर मुझे नहीं लगता है कि वो चीज वर्थ इट थी। तो इसीलिए जब भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आता है सीएचएसएल का, जो कि मेरे ख्याल से 18 फरवरी लास्ट डेट थी, डेली डेली नोटिफिकेशन आ रहा था एसएससी का, बट मैंने सोचा यार हटाओ, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे। क्योंकि शायद उस जॉब के लिए मेरे लिए, मुझे मान लो कोई पोस्ट अलॉट हो जाती, तो शायद मेरे लिए वो एक अचीवमेंट मात्र होती कहने के लिए कि कुछ कोचिंग वाले मेरे पास आ जाते, भैया अपना इंटरव्यू दे दो, थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल पब्लिसिटी हो जाती, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते कि भैया आपकी इतनी अच्छी रैंक आ गई, अंडर 60, अंडर 70, क्योंकि 30 लाख बच्चे मान लो बैठ रहे किसी एग्जाम, 70 रैंक लाना इज अ बिग डे। तो थोड़ी बहुत मुझे इज्जत और रेपुटेशन तो मिल जाती है, बट इससे बहुत ही ज्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस है उस एक सीट की, किसी एक स्टूडेंट के लिए जिसका पूरा घर चलेगा उस एक सीट पर। तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा था कि यार किसी की सीट मत वेस्ट करो, और आपको एक अच्छी जगह मिल गई, आप करते चलो। तो ये मेरी गुजारिश है सारे लोगों से। लाइक जब मैं एक एस्पिरेंट था, मुझे याद है 2023 में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक डेटा आया था कि सीजीएल में ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चे ऐसे सेलेक्टेड हुए थे जो ऑलरेडी जॉब में थे। तो शुभम जैन सर है मैथ्स के, उनने अपील की थी सारे स्टूडेंट्स से कि बेटा जिन लोगों की अच्छी रैंक किसी अच्छी पोस्ट पे आप हो, तो लोअर पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में मत भरो। तो और मान लो आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, अच्छी मतलब आप अपने से ऊपर की पोस्ट को हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भरो। तो
बहुत सारे बच्चों ने उसको पॉजिटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है दिखाने की, मैंने 4 बार 5 बार किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर रखा है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर वो मान लो आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, आपने वापस से अगले साल एग्जाम दिया, जीएसटी इंस्पेक्टर भर दिया, सेम पोस्ट मिलती है, तो आपकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। तो मुझे याद आ जाता अपने वो दिन कि जब एज एस्पिरेंट में था, मैं होप करता था, सबके हाथ जोड़ता था, भैया पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मत भरना, सबसे उम्मीद लगाता था। कुछ अच्छे टीचर्स अपील भी करते तो कुछ अच्छे एस्पिरेंट सुनते भी थे। तो एज ए सिलेक्टेड एस्पिरेंट मेरी जिम्मेदारी बनती है इन चीजों का ध्यान रखना कि जब मैं एस्पिरेंट था और बाकी लोगों से जो एक्सपेक्ट करता था उसको पूरा करना। तो यही मेरी सोच थी कि यार छोड़ो हटाओ, जो भी चीजें हो गई, और अपने को एक अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छी पोस्ट मिल गई है, नहीं चाहिए फेम, नहीं चाहिए रेपुटेशन। तो आने वाले समय में जब आपका भी सिलेक्शन होगा तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरो तो अच्छे पोस्ट के लिए भरो, किसी कोचिंग में इंटरव्यू देने के लिए या कहीं पर अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के फेम के चक्कर में मत भागो यार, क्योंकि वो एक सीट है ना, वो किसी के लिए लाइफ की बात हो जाती है, किसी की इमोशंस की बात है, तो उसके साथ खिलवाड़ मत करना। तो ये बात थी। तो ये जो मेरी गलती थी, आप लोग एक बार कमेंट करके बताना जानबूझ के ही की हुई गलती थी, जस्टिफाइबल थी या नहीं थी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जिन जिन एक बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो अब भाई एसएससी का नया कैलेंडर आ चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम्स हो चुके हैं, एसएससी सीपीओ आने को है, देन अगेन सीएचएसएल, देन अगेन सीजीएल, पूरा लंबे साल का 2024 का कैलेंडर आपके सामने। भाई साहब लग जाओ तैयारी में, एग्जाम को फोड़ दो सभी लोग। एक बार जब आपकी एग्जाम्स में, भाई देखो सिंपल सी बात है, शुरू में 2 साल 3 साल तक लोगों को फेलियर झेलने को मिलते हैं, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, कईयों के नहीं होते। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कमी होगी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर ये नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आपको आगे चल के अभी और भी प्रॉब्लम आने पर। तो अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, उन कमियों को दूर करो, और जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एक नहीं आपसे सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे, 4 के 4 एग्जाम्स। तो उस समय आप मेरी पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात ध्यान रखना, तो 4 एग्जाम क्लियर होते हैं। और बाकी धीरे धीरे तैयारी अपना करते रहो, और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, और समय से ज्यादा लेट भी नहीं होगा आपका। तो सही समय पे सही चीज आपको मिल जाएगी, ऊपर वाले की है। और रही बात इसकी, तो एज अ सिलेक्टेड एस्पिरेंट कई सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, डीएम आते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कि सर ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक है। तो हमने सोचा कि यार छोटे लेवल पे पर्सनल 1-on-1 चीजें तो नहीं गाइड की जा सकती, तो कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप बना के सारे बच्चों को उसमें ऐड करवा दिया, और अपने साथ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, लाइक मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, कुछ एएसओ सीएसएस हैं, कुछ प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं जिनकी अंडर 1000 रैंक है, अंडर 500 रैंक है। तुम सभी को मैंने बुलाया कि यार देखो अब यहाँ बैठो और बच्चों के 1-on-1 डाउट्स लो। मैं खुद ही पर्सनली उस डाउट्स को लेता हूँ। फिर मैंने देखा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टैटिक जी के पढ़ने में, तो मैंने कहा चलो अपने लेवल से 75 डेज चैलेंज स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पर मैं आपको 5 टॉपिक्स दूंगा, और 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद मैं पूरे 5-5 टॉपिक्स आपको पूरे वीक तक पढ़ाऊंगा। 25 टॉपिक हो गए, फिर उसका क्विज मैं ले लूंगा आपसे संडे। तो ये मेरा है यार, अगर मेरे थोड़े से गाइडेंस से आपका थोड़ा फायदा होता है, और मेरे साथ कंसिस्टेंटली आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, एंड में सिलेक्शन होता है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है मेरे लिए। तो यही मेरा मानना है। तो इसी अप्रोच के साथ मैं चलता हूँ, और आप भी जिसकी हेल्प कर सकते हो तो करो। तो आप में से अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत है आने वाले सीएचएसएल या सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे थोड़ी बहुत गाइडेंस मैं आपको दे पाऊंगा। बहुत ज्यादा शायद ना दे पाऊँ क्योंकि मेरे साथ ऑफिशियल काम कॉन्स्टेंट्स रहते, पर बिल्कुल करूँगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग टू अस एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।